ओके, ठीक है, अभी हम ओपन करते हैं और हमारे साथी रवि प्रकाश जी हैं, जावेद जी हैं और रवि कुमार जी से भी मैंने अनुरोध किया है कि बाद में जो डिस्कशन होगा उसके लिए आप मौजूद रहें, रिप्रेजेंट पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करें यहाँ। तो यस, अभी हम लोग आ रहे हैं इस पर। एक चीज़ जो नायडू साहब ने बोला है, he gave a good speech and very enlightened. But the merger of schools, you have to revisit that concept. Yes. Because we lost 1.5 lakhs school in the country, and 17,000 schools has been closed down in Rajasthan. Everywhere schools are closing down. 6,000 in Jharkhand, and not only due to the less number of children there. Children are there; they are going private schools. We have a act in this country, and this is the fundamental right. Why don't you strengthen your government schools, provide qualified teacher, make an environment, and bring children back from private school to the government school? Yes. This is the duty of government instead of closing down the school. Because the lobby is like very strong. That is I am saying. That is I am saying. That's why we invited you. That's why we yeah. तो एक स्कूल, तो मैं जानता हूं कि एक स्कूल बनाने में एक पीढ़ी लग जाती है और एक स्कूल आप तुरंत बंद कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसलिए हम आपसे कहेंगे लैक्स ऑफ स्कूल, तो इससे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम आइडिया है ना, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, यस एंड यस वो लोग फैसिलिटेट कर रहा है और नीति आयोग भी इसको फैसिलिटेट कर रहा है। और देयर आर ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी, पियर्सन, एडुकॉम, बहुत सारा मल्टीनेशनल ट्रांसलेशन कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद करके अपने लिए स्पेस तलाश रही है, और वो भी इलीट स्कूल नहीं, लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल। लो कॉस्ट मतलब अनट्रेन्ड, लो पेड टीचर एंड ए स्मॉल स्पेस दे वांट टू। हाई कॉस्ट हो जाएगा। 2 साल की ट्रेनिंग वो बोलते हैं कि 12 दिन में हम टीचर तैयार कर देंगे। SMS से 2 साल की टीचर ट्रेनिंग को वो कहते हैं 12 दिन में हम तैयार कर देंगे। दैट इज द ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी। सो उस पर थोड़ा आप रिविजिट कीजिए, हम भी आपसे बातचीत करेंगे एंड वी विल मेक ए कॉन्शस आप विद। सो अब मैं दानिश जी से मैं अनुरोध करूंगा। नहीं आपसे, आप एक मिनट कैसे बोलेंगे, आपसे तो 5 साल हमको चाहिए। अमरीश जी और नेशनल ये राइट टू एजुकेशन फोरम के सभी साथियों का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। अफसोस मुझे इस बात का है कि मैं लेट आया, क्योंकि हाउस अभी एडजर्न हुआ और कुछ इशू ऐसा था जो मुझे रेस करना था। मैं तो यही कहूँगा कि जो इस वक्त देश में माहौल है, और मेरी एक ख़राब आदत है कि मैं लगा लपेट नहीं रखता। मैं देसी आदमी हूँ, बिल्कुल सीधे सीधे खरी बात करता हूँ। यहाँ से आप ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। पिछले लगभग 3 दशक से इस देश में जब से नई आर्थिक नीतियों के नाम पर, रिफॉर्म्स के नाम पर जो बदलाव हुए, ये तभी तय हो गया था कि हमारी शिक्षा का और हमारी हेल्थ पॉलिसी का क्या होने जा रहा है। सरकारें किसी की भी रही हों, सरकारों का एजेंडा अपने आप को सोशल सेक्टर से फेज वाइज विड्रॉ करने का रहा है। आज की जो मौजूदा सरकार है उसमें डबल खतरा है कि वो सोशल सेक्टर से तो विड्रॉ कर ही रही है, अपने आप को
सरकार नहीं चाहती कि उसकी जिम्मेदारी शिक्षा के प्रति रहे, लेकिन यहां दूसरा बड़ा खतरा यह भी हो गया है कि कैसे देश का इतिहास भी बदला जाए। अभी तक ट्रायल के तौर पर बीच बीच में होता था कि यूनिवर्सिटी लेवल पे वो कोशिश होती थी इतिहास बदलने की। अब जो है उनका ट्रायल स्कूल लेवल पर उन्होंने बहुत पहले शुरू किया था अपने तरीके से, जो अपने संगठनों के माध्यम से उन्होंने स्कूल चलाए। अब उस पूरी पॉलिसी को वो कैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उसको मॉडिफाई कर, मर्ज कर दें। और देखिए, हम तो इतना ही कहेंगे कि आप, एक कहावत है कि 100 बार किसी चीज को झूठ बोलिए तो वो कहीं ना कहीं सच में तब्दील हो जाती है। आज मेरे लिए इससे ज्यादा बदकिस्मती की बात कुछ नहीं है कि मैं जिस सदन का सदस्य हूं और पूरी दुनिया महात्मा गांधी की 150वीं एनिवर्सरी बना रही है, और उस सदन में आज वहां एक कमेंट हो कि जो इस आज़ाद भारत का सबसे पहला आतंकवादी था उसको देशभक्त कहने की बात हो रही हो। मैं आज जहां से मैं उठ के आ रहा हूं, चंद घंटे पहले घटना घटी। तमिलनाडु के एक साथी बोल रहे थे, उन्होंने कमेंट किया तो उधर से जवाब भी आया। वो महिला खड़ी हुई, उनका देशभक्तों को आतंकवादी मत कहिए, मतलब। और संकट बहुत बड़ा है। मैं आप लोगों को सलाम करता हूं कि आप इस दौर में बैठ करके हम लोगों को जगाने का, इन पार्लियामेंटेरियंस को झंझोड़ने का आप काम कर रहे हैं। उस गोल घर में जाने के बाद कुछ और ही होता है। मैं तो, क्योंकि वो अमरीश भाई ने जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया कि मैं जन आंदोलनों से निकल करके पार्लियामेंट पहुंच गया हूं, मैं उस भूमिका में, पहली वाली भूमिका में रहना चाहता हूं और रहूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि मुझे कुछ चीजें मालूम हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट है, कुछ आप लोगों से सीखने को मिलेगा, लेकिन ये सही है कि इसके लिए बहुत संघर्ष हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का बिहेवियर इन इश्यूज पर सरकार का है और जो बुलडोज करने की नीति पर सरकार चल रही है, उसमें इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी जो हमारी ताकत है, अंदर भी पार्लियामेंट की और बाहर भी, उस ताकत का हम पूरा उपयोग करेंगे। और जो आपका डेलिब्रेशंस है, मैं उन सारी बातों को रिपीट करना नहीं चाहता जो यहाँ ऑलरेडी हो चुकी हैं। उसके साथ हम खड़े हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें जो आपके सजेशंस हैं, पार्लियामेंट में जब ये इशू आएगा तो उसको हम बहुत मजबूती से उठाने का काम करेंगे। मैं इस मीटिंग के बाद भी अमरीश जी आपसे कहूँगा कि किसी दिन, आज हम जल्दी में हैं, किसी दिन हम
बैठेंगे 2-4 लोग, और जो आप इनपुट हमें देंगे और हमारे कुछ और साथी हैं कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज़ में, उनको भी आप ब्रीफ करिएगा। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ, इसी उम्मीद के साथ आपको साथियों को एक बार फिर क्रांतिकारी सलाम करते हुए ये यकीन दिलाता हूँ कि हम लोग अपना संघर्ष, अपनी आइडियोलॉजी को, जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए, जो सपना इस देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद का था कि इस देश में एक सेकुलर एजुकेशन हो, उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद दानिश भाई। और बिल्कुल हम लोग बड़ी उम्मीद, बड़ी खुशी हुई कि आप वहाँ पार्लियामेंट के अंदर घुस गए हैं, तो कुछ न कुछ तो होगा। तो हाँ, जिंदा है। तो मैंने मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने बहुत ही मोहम्मद जावेद साहब बिल्कुल शुरू में हम लोगों के बीच आए, और उनको हमने इसलिए कि हम उनको चाहते हैं कि वो हमारे साथ खाना खा करके ही जाए। डिनर का भी इंतजाम है, आप सब लोगों को भी मैं बता दे रहा हूँ, तो इसलिए मैंने उनको मौका नहीं दिया बोलने का। मैं अभी चाहता हूँ कि वो इस पर आप बात रखें, और वर्मा जी को मैंने रोक रखा इसलिए कि ये हम लोगों के बहुत शुरू के साथी हैं। तो मैं जावेद साहब से दरख्वास्त करूँगा, दानिश भाई आपको जाना ज़रूरी है? अच्छा, अमरोहा जाना करीब में कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो ये रहता है 5 मिनट में रात में चले जाते हैं, सुबह में आ जाएंगे, डबल शिफ्ट काम कर लेंगे। ठीक है, फिर तो मिलते हैं। ओके ओके, थैंक यू। तो मैं जावेद साहब से कहूँगा कि वो बोलें और वर्मा जी बोलें, और थोड़ा आप लोगों को कष्ट होगा क्योंकि बाकी लोग निकल गए, तो थोड़ा और हमारे साथी हैं जो अपनी बहुत मुख्तसर में बातें रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पार्लियामेंट मेंबर्स को हमको अपनी बात सुनानी चाहिए, क्योंकि हम विभिन्न मुद्दों में काम करें, क्योंकि पॉलिसी आप बनाते हैं। अगर सड़क पर बनती तो हम सड़क पर फैसला कर लेते, लेकिन बनती है आपके यहाँ जहाँ बैठते हैं, तो इसलिए हमें आपको अपनी बात सुनानी होगी। तो आप बोल लें, इसके बाद फिर कुछ हमारे साथी हैं जो अपनी बात रखेंगे, और फिर आप उस पर जो बातें करना हो करें। हाँ, तो जावेद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश जी। आरटीई फोरम के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे स्टीम्ड कोलीग, आप सबों को मेरा सलाम और शुक्रिया कि आपने हमें भी आने का मौका दिया। ये फोरम में बेहतर तो ये होता कि हम लोग आपकी बात सुन पाते, लेकिन अंदर बोलने को नहीं मिला, तो अपना हम यहाँ मौका का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मुझे भी 2-4 मिनट आप बर्दाश्त करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जो आप लोग कर रहे हैं ये वाकई सराहनीय है, और इट इज़ रियली कमेंडेबल कि आप चिंता रखते हैं। लेकिन जिनसे आप उम्मीद रख रहे हैं, हम लोग कितना उस पर आपको सहयोग कर पाएंगे, उस पर मुझे डाउट है। डाउट इसलिए है क्योंकि अभी दानिश साहब ने एक बात कही कि ये जो हुकूमत है ये अपने मंशे को बुलडोज करके निकल जाती है, और ऐसे भी आप जानते हैं डेमोक्रेसी में तादाद पे वक्त मिलता है। अगर हमारी पार्टी के पास 52 मेंबर्स हैं तो उस हिसाब से वक्त दिया जाता है, और हो सकता है मैं आपकी बातें सुनूं, आपकी पॉइंट्स नोट भी करूं, और समय मिल जाए 10 मिनट में मेरा नंबर आए नहीं आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ऐसे भी कुछ दिन कबल हमारे घर में इसी टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे थे, तो हमारी बेगम साहिबा ने कहा कि लोगों को उम्मीद उन लोगों से है जिनमें से ज़्यादा लोग को इससे उतनी मतलब नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल में जाने लायक है ही नहीं। और सिर्फ पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रही थी, वो ब्यूरोक्रेट्स की भी। इस ज़्यादातर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं दे आर मोस्टली अबव 50 एंड
most of their children are not going to school anymore. So they are not as concerned as the rest of us here are. तो उनका मतलब ये था. लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि एजुकेशन जो है किसी भी सोसाइटी के लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा है, और सोसाइटी तभी प्रोग्रेस कर सकती है जब एजुकेशन हमारे आवाम को मिल पाए और अच्छी एजुकेशन मिल पाए. और जो हालात हैं हिंदुस्तान में और जो हालात बनती जा रही हैं, हमारे स्कूल डेज़ में लोग गवर्नमेंट स्कूल से अच्छी तालीम लेते थे और अच्छे प्रोफेसर्स और बहुत तरह की ट्रेड में गए. लेकिन आज स्थिति ये है कि जो उस्ताद हैं उनकी गुणवत्ता में वो बात नहीं है जो कल के स्टूडेंट्स में थी, और एजुकेशन को दूसरे तरफ ले जाया जा रहा है. अभी अमरीश जी भी बता रहे थे कि कितने हज़ार स्कूल्स बंद हो गए. हम लोग भी जानते हैं कि हर साल नए प्राइवेट स्कूल्स खुल रहे हैं, और जो क्वालिटी सो कॉल्ड एजुकेशन है वो आम लोगों के रीच के बहुत बाहर चली गई है. और जो अभी का जो हुकूमत है, हालांकि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है शायद, इसकी मंशा एजुकेशन को प्राइवेटाइज करने के तरफ ज़्यादा है. ये तो आरटीई में शायद 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए बात की गई थी यूपीए के सरकार में, और उन्होंने, ये बहुत पुरानी बात है कि 6% ऑफ जीडीपी होना चाहिए खर्च, लेकिन अभी तक वो अचीव नहीं हो पाया. जो बेस्ट अचीव हो पाया था वो शायद 3.4 या 3.5 हुआ था, और जब हमारी लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर थी उसमें शायद 3.1% था. और अभी की जो सरकार है, इन्होंने लोगों को खुश करने के लिए भाई 6 और 14 साल के अलावे आप 3 से 18 साल कर लीजिए, लेकिन जो रेवेन्यूज़ चाहिए उसको उन्होंने बढ़ाया नहीं और घटा दिया. तो कहने को तो ये है कि भाई कुछ भी देंगे, कमिट कुछ भी कर देंगे, लेकिन करेंगे नहीं. अगर उनका मंशा होता तो 3.1 से ले जाके कम से कम 3.5 तक लाते. बीच में उन्होंने 2.4 कर दिया था, अभी शायद 2.7 है. तो बहुत मुश्किलात से अभी जो वक्त है एजुकेशन के मामले में हमारे मुल्क में काफ़ी परेशानियां हैं. और मैं चाहूँगा कि इसको सिर्फ पार्लियामेंटेरियन पे ना छोड़ें आप लोग. जैसा कि आप बता रहे हैं कि लगभग 45-50 लाख टीचर्स हैं, और मेरे ख्याल से यहीं पे हम लोग कई स्टेट्स से होंगे, और आपके कनेक्शंस सभी इंडिविजुअल के मेरे ख्याल से 10-20 टीचर से ज़रूर होंगे, और उसको अगर मल्टीप्लाई करें, कंपाउंड करें, तो 1-2 लाख लोगों से आपका ताल्लुक़ ज़रूर होगा. तो जो पार्लियामेंट में उठाना है हम लोग तो ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग भी अपने स्तर से, आजकल सोशल मीडिया, जो मीडिया हाउसेस है या न्यूज़पेपर्स है या जो टेलीविज़न्स हैं, वो आपकी बात नहीं उठाएंगे क्योंकि उसमें उनको फ़ायदा नहीं है. लेकिन आपके पास सोशल मीडिया है जिसके तहत आप पूरे हिंदुस्तान में लोगों को ये ज़रूर बताएंगे कि ये हो रहा है. और जब हम सब मिलके इसको आगे बढ़ाएंगे तभी हम लोग को सफलता मिल सकती है. और ख़ास करके इस सरकार से जो ये बिलीव करती है कि 2 साल का ट्रेनिंग हम 12 दिन में कर लेंगे,
और जहाँ से वो इंस्पिरेशन लेती है, वो कहती है कि क्या हफ्ते दिन के ट्रेनिंग में आर्मी का मुकाबला हम लोग कर लेंगे। तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, आप खुद ही जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि और वक्त हम लोग दे पाएँ ताकि आप लोग भी 1-1 मिनट या 2-2 मिनट में कुछ मशवरे दें, ताकि हमारे जहन में भी हो। मौका मिलने पे हम लोग ज़रूर पार्लियामेंट में भी उठाएंगे और ऐसे भी अपने साथियों के साथ चर्चा होगी तो उस पर ये बातें रखेंगे। और आखिर में मैं फिर से RTE फोरम और अमरीश जी और उनके कोलीग्स को मुबारकबाद देना चाहूँगा और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू जावेद भाई। और हम चाहेंगे कि हम पार्लियामेंट के अंदर ही नहीं, लेकिन हम सड़क तक इन सवालों को, तो आप लोगों के, तो आपका तो पार्लियामेंट में ही रीच नहीं है, आपका तो गांव में, इलाकों में बहुत सारा है। तो शिक्षा पर एक जन आंदोलन उन कॉन्स्टिट्यूंसीज पे भी जहां पे आप प्रतिनिधित्व करते हैं वहां हम खड़ा कर सकते हैं और RTE फोरम उसको अपने नेटवर्क के साथ जोड़ सकती है। तो इस तरह के भी सामाजिक आंदोलन हम लोग चलाएंगे। तो मैं अब वर्मा जी से अपील करूंगा कि वो बोलें और इसके बाद फिर आप में से जो लोग हैं वो बहुत ही मुख्तसर में, बहुत ही थोड़े सवाल, मतलब भाषण तो हमने बहुत सुन लिया, तो हम भी भाषण न करें, तो हम मुख्तसर में अपनी बातें रखें जो कॉन्क्रीट आप समझते हैं कि होना चाहिए। तो मैं वर्मा जी से। मैं रवि वर्मा, बस इनके साथ काम करता हूँ। नहीं, रवि प्रकाश वर्मा जी हैं और 2 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं लखीमपुर से, 3 बार चुनाव जीते हैं लखीमपुर से और 2 बार राज्यसभा, 1 बार राज्यसभा सदस्य है। एक लखीमपुर में, मतलब पार्लियामेंट मेंबर केवल नहीं है। मैं परिचय करा दूं, उनके पिताजी जो थे वो कम से कम 5 बार खीरी लोकसभा से मतलब जो है मेंबर पार्लियामेंट और मंत्री भारत सरकार में। उनकी मदर मुझे लगता है 3 बार, माता जी जो है उषा जी, वो MP और भाई साहब 3 बार और राज्यसभा में। एक रुतबा है हमारे क्षेत्र का। अजय अरविंद जी बैठे थे, हम बात करते हैं, शुरू आपने परिचय। धन्यवाद अरविंद जी, आपने बहुत हमको नंगा कर दिया सबके सामने। भाई अमरीश जी, भाई जावेद जी और सम्मानित सभी साथियों जो हमारे शिक्षा के अधिकार पर काम करने के लिए और जन संघर्ष खड़ा करने की तमन्ना लेके यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। हालांकि अमरीश जी से मैं बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ और ये जो राइट टू एजुकेशन है इस पर हम लोगों ने बहुत काम किया था। इनफैक्ट मैं ही था इसके पीछे। हम लोगों ने करीब 180 के आसपास सांसद असेंबल किए थे इस मकसद के लिए कि हम हिंदुस्तान में राइट बेस्ड एजुकेशन दिलाएंगे। और हम लोग तब से जुड़े हुए हैं और आदरणीय अटल जी ने 2002 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। और जैसे कि अभी दुबे जी बता रहे थे, हम लोग सपना देखते थे कॉमन एजुकेशन सिस्टम का। जैसे ही इनेक्टमेंट हुआ, आपकी ये अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद जितने भी कॉरपोरेट हाउसेस हैं उनकी बाढ़ लग गई थी कि भाई हमारे हितों का भी ख्याल करिए, कि ऐसा ना हो कि एंजल आप जानते हो इस तरीके से कैसे लोग काम करते हैं। तो बड़ा प्रेशर करते थे हम लोगों को, लेकिन हम लोगों ने साफ कहा था कि नहीं, हमारे कंसर्न मासेस के हैं और हिंदुस्तान को, द आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का जो आइडिया है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम चाहिए जो सबको इक्विटी, मतलब बराबरी के हक पर आगे बढ़ने का मौका दे। बहरहाल फिर मैं 2008 में चुनाव हार गया था। तो उसके बाद में दिक्कत ये हुई कि जो लॉबिस्ट हैं उन्होंने गवर्नमेंट के अंदर इस तरीके से लॉबिंग किया कि जब कपिल सिब्बल जी थे 2009 में, इन लोगों ने फिर जो एजुकेशन इनेक्टमेंट किया है उसमें जो मल्टी ग्रेड एजुकेशन बना के रख दी, शायद वो उचित नहीं हुआ, क्योंकि वही क्रमाद भी चल रहा है। 6 टाइप की 7 टाइप की अलग अलग किस्म की शिक्षा है। जैसी आपकी आर्थिक हैसियत वैसी आपकी शिक्षा प्रणाली, मतलब एक नई वर्ण व्यवस्था पैदा हो गई जिसने हिंदुस्तान को कभी, मतलब भारत बनने ही नहीं दिया। आज भी आप सब जानते हैं चिंता क्या है कि जो एफ्लुएंट घरों के बच्चे हैं जिनका 1 साल का खर्चा 5-5 लाख, 6-6 लाख, 7-7 लाख इंटरनेशनल कॉन्वेंट में होता है, उनको काली चमड़ी से नफरत होती है, उनको बदबू आती है, महक आती है। अरे कहाँ बैठेंगे उनके साथ में, वो इंडिया हो गया है, वो भारत नहीं रहा। पता नहीं क्यों लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। लोग कहते थे कि बच्चे की आंखों में खुदा झांकता है, लोग कहते थे कि बच्चे के हृदय में ईश्वर का वास होता है, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि कहने की बातें दूसरी थी,
उन्होंने बच्चों को बांट के रख दिया है और वही बच्चे बड़े भी हो गए हैं तो डंडे लेके हाथों में खड़े हैं। जैसा माहौल दिखाई पड़ रहा है वो कुछ छुपा हुआ नहीं। और मैं समझता हूँ पिछले 10 वर्षों में जो कुछ भी घटनाक्रम घटे हैं उसी में से निकल के आया है। और आज ही चीकर चल रहा था राज्यसभा में, तो इकोनॉमिक स्लोडाउन पे बहस हो रही थी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग इतना जो पोटेंशियल सेक्टर है कि वे हमारे बच्चे, ये तो हर बच्चा किसी न किसी समस्या का समाधान है ना, अगर हम उसको उस तरीके से डेवलप करें। लेकिन अगर हम उसको बोझ मान के चलें तो बोझ है, बोझ हो गया। मैं आज फिर कहता हूँ कि हमारे यहाँ के बच्चे कुछ ना जानते हों, कितने भी सब स्टैंडर्ड पढ़ाई में रहे हों, केवल 3 या 4 या 5 भाषाएं सीख लें, 2-3 हिंदुस्तानी 2-3 विदेशी, उनका एप्लीकेशन बन जाएगा, कहीं ना कहीं अप्लाई हो जाएंगे वो। कहाँ पर हमें काम करना है, कैसे काम करना है। इनफैक्ट हम लोग तो बहुत लंबे समय से यही सोचते आ रहे थे कि एजुकेशन पॉलिसी जल्दी से फॉर्मलाइज हो जाए और कम से कम ये हो जाए कि हिंदुस्तान का कोई आदमी है, ये क्लियर हो जाए, हम फ़ख्र से कह सकें और दुनिया कह सके कि भारत से आया है, भारतवासी है, किसी भी भाषा का आदमी है, वो मेहनती होगा, जिम्मेदार होगा, चोरी नहीं करेगा, मक्कारी नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, और अगर कह देगा, अगर कमिट कर देगा तो जान की बाजी लगा देगा। ऐसा हिंदुस्तानी होगा। ये मैं नहीं कह रहा, मैकॉले बोलता था। जो मैकॉले का नोट ऑन एजुकेशन है वो यही था ना कि इंडियंस आर ए गॉड फियरिंग, वेरी ऑनेस्ट, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल, एंड इफ दे कमिट एनीथिंग दे डोंट केयर फॉर देयर लाइव्स। Such people can never be enslaved until their mindset is changed with a different kind of education. यही तो हुआ है ना। तो हमें अपनी खुद की खोज करने में इतना समय लगा है, हम बता नहीं सकते कि जो 150 साल पहले हमारा सच था आज वो जापानियों का सच है। और हमारे बारे में क्या कहा जाता है कि भैया हिंदी भाषी है, भगवान ही मालिक है, कुछ भी कर सकता है, इसका कोई लेवल नहीं है। ये जो रेपुटेशन गई है, भाई शिक्षित होने के मायने क्या होते हैं? शिक्षित होने के मायने होते हैं कि आदमी कम से कम ईमान वाला तो होगा। अब हम बड़े बड़े अधिकारी नेता बन जा रहे हैं, उसके बाद भी बड़े बड़े स्कैम पकड़े जा रहे हैं। अब बताओ, खाली इसलिए महाराष्ट्र में सारा हरकत हुआ कि 73,000 करोड़ में सफाई होनी थी, काम बना ना आखिर। तो नाउ थिंग्स आर गॉन हेवायर, डिफरेंट ट्रैक। बहरहाल ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। मुझे लगता है कि जब हम लोग एजुकेशन पॉलिसी पे काम कर रहे हैं तो हम लोग की जो इनिशियल विजन थी वो ये थी कि हर सेटलमेंट का अपना स्कूल होगा, 4 दीवारी होगी, क्लासेस होंगे, उसका मतलब बाकायदा स्कूल होगा, टीचर्स के रेजिडेंस होंगे, उसमें बिजली, पानी, टॉयलेट, एवरीथिंग वुड बी, एक 4 दीवारी, बहुत खेल का मैदान भी होगा, एक हॉल भी होगा अच्छा, और टीचर्स के लिए बाकायदा रेजिडेंस होंगे। और जो बच्चे डिप्राइव्ड सेक्शंस के हैं, जिनको अच्छा आचरण नहीं मिल पाता है, उनको तो हम स्कूल में रख के पढ़ाएं, उनका बोर्डिंग भी होगा, उनका खाना भी खर्चा करेंगे, उनको संस्कार देंगे और उनको भारतीय बनाएंगे पूरे तौर पर। अभी में बड़ी मज़ेदार बात थी, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सम पेपर्स, तो मुझे एक रिसर्च पेपर मिला। आजकल हिंदुइज्म की बड़ी बात होती है, तो हिंदुइज्म का जिक्र कब से चालू हुआ? 1780 के आसपास राम मोहन राय जी ने पहली बार हिंदुइज्म नाम की बात अपने उसमें रखी और गोरों ने उसको पिकअप कर लिया। देखिए बड़ी मज़ेदार बात थी, उससे पहले कोई हिंदू नहीं होता था, ब्राह्मण होते थे, राजपूत होते थे, या कोई निचली जात के जातियों की तो बात होती थी, कभी मजहब की बात होती नहीं थी। बड़ी मज़ेदार बात है ये। लेकिन अब उसमें चूंकि इकोनॉमिक पोटेंशियल है तो अब वो मतलब की बात हो गई, और बात ही नहीं हो गई, सबसे बड़ी बात हो गई। बहरहाल हमें समझना है कि हम कहाँ चूक कर गए। तो इनफैक्ट हमारे पास में अब जेनेटिकली सब मिक्स हो गया है हिंदुस्तान। जो भाग्य, भगवान, पवित्रता और पुनर्जन्म का जो नक्शा है ना, वो काम नहीं करता। जेनेटिकली वी आर ऑल मिक्स्ड रेस, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जीनोम टेस्ट करा लो, अभी डीएनए एक्ट बनने जा रहा बहुत जल्दी। सबके पास में कॉमन जीन है, खाली दाढ़ी बड़ी है, चुटिया बड़ी है, ये खाली सुपरफिशियल ऊपर का है, नीचे कुछ नहीं। तो ना अब हमें तो शिक्षा को वहाँ पहुँचाना है जहाँ पर हम धरती पर सबसे बढ़िया हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल पैदा कर सके। भाई हमारा एक बच्चा कोई अगर कुछ नहीं पढ़ पाया, मालीगिरी भी जानता है, तो यार उसकी अमेरिका में वक़्त होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने फन का माहिर है, परफेक्ट है, प्रोफेशनल है, प्रॉपर प्रोफेशनल।
ये ड्राइवर है, हाउसकीपर है, मतलब कोई भी काम जो आदमी जानता है काम का परफेक्ट है और साथ में उसका कैरेक्टर है, नहीं ये आदमी इम्पेकेबल, इसमें कोई कमी नहीं है, इट कैन बी ट्रस्टेड एनीवेयर ऑन दिस अर्थ। सो जब व्हाइल वी आर गोइंग थ्रू द पॉलिसी दिस थिंग, अब उसमें जैसा कि जिक्र जावेद भाई भी कर रहे थे कि बहुत से लोगों की मंशाएं अलग अलग बन गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी टाइम का टेस्ट होगा। 70 साल में कई बार पॉलिसियाँ बनी हैं, बिगड़ी हैं। अगर लोग हिंदुस्तान को, भारत को एक एंटिटी मान के नहीं चलेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें हम एक लोगों को आइसोलेशन में डाल दें, संभव ही नहीं होगा। पाकिस्तान में हो गया है ना, बवाल यहाँ भी होगा, कोई रोक नहीं सकता। ये तानाशाही के तौर तरीके नहीं चल सकते, लेकिन हमको जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको वॉच करना होगा, क्योंकि दुर्भाग्य से हिंदुस्तान जो सरमाएदार हैं पूरी दुनिया के, उनका शिकार हो गया है। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, वो क्या है, उनको सस्ता लेबर चाहिए, और दुर्भाग्य है कि सस्ता लेबर पैदा करने की जो दबाव है, आप इसको सब दबाव समझिए, ये कोई खुशी खुशी नहीं हो रहा, ये प्रेशर पड़ रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग खराब कर दी जाएगी। उससे क्या होगा, कर्जा नहीं मिलेगा, मालूम आपको। अब हमें किसी से कर्जा चाहिए, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, तो इसके लिए फिर भैया उनकी शर्तें माननी पड़ेंगी, और फिर उसके लिए हमको एजुकेशन एक्ट में तरमीम करना पड़ेगा, सेक्शन 16 बदलना पड़ेगा, समझिए आरटीई का। क्यों? क्योंकि फिर हमको लेबर पैदा करने हैं। जो 14 साल से 18 साल के बीच के बच्चे हैं, बच्चे उनको हमें फिर जुवेनिल कहना पड़ेगा, किशोर कहना पड़ेगा, उनको फैमिली एंटरप्राइज में काम सिखाना पड़ेगा। जानते हैं आप, जिस दिन से ये इनेक्टमेंट हुआ है, एक राइटर्स फाउंडेशन है हमें इंग्लैंड में, उसने घोषित कर दिया है कि हिंदुस्तान महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा असुरक्षित देश हो गया। वही तो एज ग्रुप है ना, 14 से 18, जब लड़कियां स्मगल की जाती हैं, ट्रैफिकिंग होती है। तो ये कैसा देवता है जिसे दिखाई नहीं पड़ता कि हम पूजा में क्या ले रहे हैं। जो जन आंदोलन की बात आ रही है, अभी इन्होंने कहा, भाई जावेद जी भी कह रहे थे, यकीनन शिक्षा और हिंदुस्तान के बच्चों की शिक्षा कैसी हो, इसके लिए तो भाई जन आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लोग बंध चुके हैं। इनको पता नहीं है कि अगर हम लोगों को अनलॉक कर दें, जो सोशली लोगों को पॉलिटिकली इकोनॉमिकली अनलॉक कर दें, तो वही आदमी जो आज दिहाड़ी की मजदूरी करने पर विवश है, वो एक हाई पोटेंशियल, हाई प्रोडक्टिविटी इंडिविजुअल बन सकता है। भाई जो आदमी 200 रुपये कमा रहा है रोज का, वो 2000 रुपये कमाने के लायक भी तो बन सकता है। एक्चुअली एजुकेशन का पर्पज ये था। जो शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, पूरी दुनिया इस बात को एक्नॉलेज कर रही है, यूएन भी कर रहा है, कि एक पैसा भी जो एजुकेशन पर खर्च किया जा रहा है, उसका टाइम थोड़ा सा लंबा होता है रिटर्न का, वो लौट के मिलता है, देश को मिलता है, जीडीपी बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करता है। मैंने आज भी जिक्र किया था कि जिस देश की जीडीपी लफड़े में जा रही है, धोखाधड़ी करके उसको दिखा रहे हैं। आज कोई इंडरा करके एजेंसी है हिंदू में, उसने बताया है कि 5.7 जीडीपी ग्रोथ है, शायद और नीचे बताई उसने, 5.7 नहीं 5.3 समथिंग है, बता रही है। तो मैंने जब कंसल्ट किया तो कुछ और लोग हैं जो प्रोफेसर, वो कह रहे हैं कहाँ हो बाबा, दिस इज ओनली 3.2, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहाँ से रिवाइवल शायद संभव नहीं होगा। मैं कह रहा था मंत्री जी से कि जिस घर की आमदनी गिरती है वो घर टूट जाता है, जिस फर्म की आमदनी गिरती है फर्म टूट जाती है, और जिस देश की आमदनी गिरती है वो देश बिखर सकता है। मंत्री जी बचा लो इसको, बताओ हम लोग क्या करें। सब लोग बैठो मिल करके, सारी ऑल पार्टी, देयर हैज टू बी सम इकोनॉमिक इमरजेंसी की स्टेट है, लेकिन देवता खुश है, पता नहीं किस भ्रम में है, उसे समझ में नहीं आ रहा हम हैं कहां पर। अब उसके ऊपर तो जल चढ़ता रहता है, मिठाई मिलती रहती है, उसको लगता है कि आंखों अकाल ही नहीं। जिस देश में यकीन मानिए, मतलब भुखमरी अलार्मिंग हो गई, बेरोजगारी अलार्मिंग हो गई, इकोनॉमिक डिप्लीशन, मतलब कैपिटल पोलराइजेशन। मैं तो किताब पढ़ रहा था बड़ी अच्छी,
वो बता रहे थे कि अगर पूंजी का ध्रुवीकरण होगा, जैसा कि चल रहा है, सब फैसिलिटेट कर रहे हैं हम लोग उसको, तो उसके साथ में रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और डॉगमेटिज्म भी साथ साथ आएगा। क्योंकि अगर नहीं आया तो गजब हो जाएगा, मार डाले जाएंगे सब लोग ये लोग। तो हम लोग उसको भुगत रहे हैं भाई, ये देश उसको भुगत रहा है। 1% लोगों के पास में 73% पूंजी चली गई और हमें फर्क ही नहीं पड़ा। हम पॉलिसी बना रहे हैं एजुकेशन की। कितना आदमी बेरोजगार हो गया और यहां पर कितना स्किल्ड लेबर है, कितने की हमारे पास गुंजाइश है, कितने हम तैयार कर पा रहे हैं, वहां अभी तक कंसेंसस नहीं है कि कितना होना चाहिए। जब एक आदमी 2 हाथ है, एक मुंह है तो 2 हाथ भी तो हैं। बहरहाल बहुत संगीन बातें हैं और मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट में एमपीज का ग्रुप है। पहले मेरे पास में करीब मेरे साथ में 180 से ऊपर एमपीज थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि मुझे जब से मैं राज्यसभा में आया मैंने बहुत असेंबल करने की कोशिश की, माहौल भी काफ़ी बदल चुके थे, लेकिन फिर भी आई कैन आइडेंटिफाई सम 40 पीपल, 40 लोग एमपीज ऐसे हैं जिनके कमिटमेंट है, स्ट्रांग है और जो मिल बैठ के बात कर लेते हैं। और एक बार मैंने अपने आप को पीछे रखा है, हम लोग वंदना चौहान जी को आगे कर रहे हैं, खास तौर पर जो भी इश्यूज होते हैं बच्चों के, क्योंकि मैं तो अगले साल निकल जाऊंगा, तो वो कम से कम आगे रहेंगी, तो ये फोरम आगे बढ़ता रहे। अभी हम लोगों ने स्पीकर को भी अपने साथ इन्वॉल्व किया था, वेंकैया नायडू जी को भी। तो 20 तारीख को जिस दिन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे था, उस दिन एजुकेशन पर तो नहीं लेकिन चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर एक स्पेशल प्रोग्राम एनएक्सी में कराया गया था। तो उसमें बहुत सारे एमपीज भी आए थे और बहुत एक्टिविस्ट भी आए थे बाहर से। तो देयर इज अ गुड डेवलपमेंट। हमें लगता है कि संसद बोल रही है, जग रही है। जब ऊपर तक लोग इन्वॉल्व होने लगते हैं तो फर्क पड़ता है। अभी हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि इंटरवेंशंस की क्वालिटी बढ़ाएंगे और नंबर भी बढ़ाएंगे। हालांकि इस पर पॉलिसी पर डिबेट होना है, उसके बावजूद भी बच्चों के इश्यूज पर, चूँकि बच्चा एक ऐसी एजेंसी है जो हर चीज़ के बीच में है। हम लोग ये मानते हैं कि दिस कंट्री हैज़ टू बी चाइल्ड फोकस्ड नाउ, सारी प्लानिंग चाइल्ड सेंटर्ड हो और ये देश चाइल्ड फोकस्ड हो। चूँकि 2021 में 85% नौजवानों की होगी और करीब 30-35 करोड़ बच्चे होंगे इस देश में। वो डायलॉग सुनेंगे नहीं किसी के, ना भाषण सुनेंगे, उनको सीधे इस बात से मतलब है कि देश चल कैसे रहा है, कहाँ जा रहा है और उसमें हम कैसे अब कंट्रीब्यूट करें। तो बजाय नेगेटिव बातें करने के मुझे लगता है कि हम सकारात्मक रहें और हम लोग कोशिश करें और पॉलिसी के लेवल पे डिस्कशन होंगे। लेकिन अमरीश भाई, इस डिस्कशन डिबेट को जैसे आपने यहाँ पे लिया है ना, चौराहों पे ले आइए। अब ये इशू है, ये मुझे लगता है कि शिक्षा को लेके और बच्चों को लेके अब जो डिबेट है वो बड़ा इशू है। और मैं बता दूं आपसे, जिस तरीके से इस देश को कंपार्टमेंट में बांटा गया है, अब चूँकि हम गवर्नमेंट के साथ नहीं तो हम सब मुसलमान हो जाते हैं बिना मतलब, स्टैंप लग गई, पाकिस्तानी हो जाते हैं। हाँ, देशद्रोही भी बन जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, बच्चों पे काम कर रहा हूँ, कि बच्चा वो एजेंसी है जो इस कंपार्टमेंट को तोड़ सकता है। मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत काम किया है, जनपद खीरी में मैं पिछले 25-30 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने बच्चों को फोकस किया है। और सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि बहुत बढ़िया पॉलिटिकल एजेंडा भी है। वही बच्चे जो आज 5-7 साल के हैं, 5 साल में जवान हो जाते हैं और पीछे घूमने लगते हैं आपके भैया, जिंदाबाद करने लगते हैं। पॉलिटिकली बहुत अच्छा डिविडेंड देने वाला एजेंडा है ये। और मैंने बड़े स्केल पे लगभग मैं जाता था, बच्चों से मिलता था, उनको एड्रेस करता था, उनको प्यार से बात करता था, किसी के सर पे हाथ फेर दिया, जेब में भर के हम टॉफ़ी भी ले आते थे, बांट दिया कभी किसी को। एक समर कैंप की शुरुआत करी हम लोगों ने कि गांव देहात के बच्चे भी उसमें एंटरटेन कर पाएँ, अपने आप को फन लर्निंग प्रोसेस में आ पाएँ। हम लोगों ने ये भी कराया कि जो प्राइवेट स्कूल चल रहे थे अच्छे, उसमें हमने जो हमारे पब्लिक के जो स्कूल चल रहे हैं इसके परिषदीय, उन विद्यालय के बच्चों को बुला के वहाँ कॉम्पिटिशन करवाए। अरविंद जी, मज़ा आ गया वाकई में। हमारे बच्चे उनसे 21 निकल रहे हैं, क्योंकि उनके पास स्ट्रगल करने का सेंस है, उन्होंने दुनिया को देखा है स्ट्रगल करके। तो आउटपुट में उनके जो है, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है, वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और प्रोवाइडेड हम लोग उसको फोकस कर लें अपने तरीके से। हमारी जो पॉलिसी है वो उसको भी एड्रेस नहीं कर पा रही है कि बच्चों में एमलगमेशन हो। हालांकि वो ये तो कहते हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे हैं उनको हर पब्लिक स्कूल में 25% रिजर्वेशन देंगे, लेकिन जो वो रिजर्वेशन मिल रहा है वो वर्थ नहीं है। वो पूरा स्कूल ही सिस्टम अलग कर दे रहे हैं, इवनिंग सेक्शन में।
एग्जैक्टली सेपरेट क्लास सी वो खाली मैंने बताया ना कि इन स्पिरिट नहीं, वो खाली रूल को फॉलो करने के लिए। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जो हमारे बहुत साथी भी यहाँ बैठे हैं जो टीचर्स रहे हैं, नौकरशाही का जो तौर तरीका है, मतलब गवर्नमेंट की लिमिटेशन नौकरशाही, और नौकरशाही जिस तरीके से सहूलियत समझती है वैसे ही रूल्स बनाती है। स्पेशली जो सेक्शन 16 का जो हटाया गया आरटी में, वो इसीलिए हटाया गया क्योंकि नौकरशाही को दिक्कत हो रही थी कि जिस टाइप का क्वालिटी स्कूल हमें चाहिए था, अब दिल्ली ने करके दिखा तो दिया। मैं तो तारीफ करूंगा कि दिल्ली ने करके दिखा दिया, केजरीवाल ने, तो ये मनीष सिसोदिया ने, कि भाई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, लोग टीचर में स्पिरिट हो, तो बच्चे बिना कोचिंग के कंपटीशन मीट आउट कर रहे हैं, 5-5 6-6 इकट्ठा निकल रहे हैं, IIT निकल रहे हैं, MBBS निकल रहे हैं, तो दिस कैन बी डन, संभव है। बहरहाल ये तो एंडलेस बातें हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि स्पिरिट को फॉलो करने के लिए कमिटमेंट स्ट्रांग चाहिए। और चलिए हम सब आप लोग मिलके इनको चर्चाओं को गांव-गांव तक, मतलब ये हर चौराहे पर कर दें। और इंटरवेंशन जैसे जावेद भाई बता रहे थे कि हमारा बल्कि हमारे साहब पहले जो थे वो भी बता रहे थे, शायद भाई भी, कि इंटरवेंशन हमारा जो है सोसाइटी में आपके ये सोशल मीडिया के ऊपर और प्रिंट मीडिया में भी जितना इंटरवेंशन बढ़ेगा सरकार पे दबाव उतना बनता है, इतना मैं जानता हूँ। और हम लोग पार्लियामेंट के अंदर इंटरवेंशन बढ़ाएंगे, और अगर कोई कसर बाकी रह जाएगी, चूँकि अभी क्रिटिकल टाइम है, इसमें चूकने की गुंजाइश नहीं है, तो हम लोग उसके लिए आंदोलन भी करेंगे, प्रेशराइज भी बनाएंगे। आप लोग सब लोग साथ में रहिए, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। और मैं आपको श्योर दिलाता हूँ, ये स्थिति आएगी तो मुझे लगता है कि आधी पार्लियामेंट खड़ी मिलेगी आपके साथ में, अगर वो स्थिति सामने क्लियर हो जाती है तो मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा इस उम्मीद में। हाँ, एक बात मैं खाली कहना चाह रहा था कि मैंने MPs को बात किया है कि बच्चों को अपना प्रायोरिटी एजेंडा बनाने के लिए, ये बात मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मैंने किया है। हम लोग अपने यहाँ एक पीपल्स काउंसिल फॉर चिल्ड्रन खड़ी कर रहे हैं, लगभग 2,500-3 हज़ार लोग, रिटायर्ड टीचर्स, दूसरे इंडिविजुअल्स जो लड़के लड़कियाँ हैं जो पढ़े लिखे हैं, और हमारे यहाँ करीब 900-950 ग्राम पंचायतें हैं और लाखों की तादाद में पढ़ा लिखा लड़का है। तो हमें तो खाली 900 या 1000 आदमी चाहिए जिनको हम एक स्कूल के साथ में लिंक कर सकें, और गांव को चाइल्ड फोकस्ड विलेज स्पेशली, और डिमांड जनरेट कर पाएँ क्वालिटी एजुकेशन। देखिए टीचर्स कॉम्पिटेंट हैं, उसमें धोखा नहीं है, लेकिन उदासीनता का जो वातावरण है, जो नौकरशाही की जो पकड़ है, जकड़ है, कि जब वो कपड़े भी बच्चों को बढ़ते हैं तो SDI साहब आते हैं कि मुझे चाहिए इसमें से अलग अलग कुछ, तो एक ऐसा बंधन बन जा रहा है जिससे निजात मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर जहाँ पर एक एक्टिविस्ट है, बढ़िया एक भी एक्टिविस्ट है, वो माहौल को बदल दे रहा है। मैंने परिषदीय विद्यालयों से बच्चे निकाले हैं जो हिंदुस्तान में ही नहीं बाहर तक गए, मुझे अच्छा लगा, आई फेल्ट प्राउड ऑफ इट। लेकिन अब सवाल ये है कि बहुत सारे एंड्स हैं, अब 3-3 हज़ार स्कूल है हमारे एक ज़िले के अंदर, तो हमें लोग चाहिए कि जो कमिट होकर के कम से कम ज़िंदगी के 10 साल दे दें। इतनी गारंटीड है कि अगर 10 साल बच्चों से मोहब्बत कर ली तो प्रधानी कहीं जाती नहीं है उसके बाद में, इतना तो डिविडेंड मिलना ही मिलना। क्योंकि जब बच्चा आपसे मोहब्बत करता है तो अम्मा का हाथ पकड़ के आता है, पापा का पता नहीं, वो तो 2000 रुपये ढूंढ लेंगे कि भैया किसान सम्मान धन मिलेगा, चलो किनारे, लेकिन माँ जरूर चली आएगी कि बेटा हमारा कह रहा है, चलो हाँ साथ में चलो। तो पॉलिटिकली भी बहुत ही पर्पसफुल एजेंडा है। इस बात को हमें स्थानीय स्तर पे जो हमारी ज़िले की पंचायत है, या जो ब्लॉक पंचायत है, या जो ग्राम पंचायत है, या जो लोकल बॉडीज है नगर वाली, उसमें भी हम लोग कोशिश कर पाएँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ और मुझे आशातीत सफलता मिल रही है, इतना मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। बस मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा और हम आपके साथ में खड़े हैं, और कोई अगर बात आपकी जिज्ञासा होगी तो मैं समाधान भी कर दूँगा। थैंक यू। तो अब एक बात तो ये है कि इतनी देर की मीटिंग के बाद बहुत नए सवाल भी आपके जहन में गूंज रहे होंगे और आप उसको उठाना चाहते होंगे, लेकिन वक्त इस समय हो गया है 9 बज गया है, काफ़ी लोग चले गए हैं और खाना भी यहाँ इंतज़ार कर रहा है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये लड़ाई तो खाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हाँ, फिर भी क्या करना है कैसे, तो ये आप समझ सकें। तो अगर बहुत ही महत्वपूर्ण 1-2 सवाल हैं तो आप उठाएं और वो करें। तो मैं एक सेकंड मैं सीमा जी को कहूँगा कि वो अपनी बात कहें शॉर्ट में, लेकिन कहना होगा तो, और इसके बाद फिर बाकी और साथियों से, और हमारे AK सिंह जी हैं उनसे भी मैं कहूँगा, और धन्यवाद देंगे हमारे विक्टर साहब। ठीक है, तो सीमा जी। यस,
थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को रेज़ किया। इनफैक्ट मैं बहुत देर से बोलना चाह रही थी, वो सारे मुद्दे आपने रेज़ किए और आपके पहले जो प्रीवियस ऑनरेबल एमपीज़ थे उन्होंने भी उन मुद्दों को रेज़ किया कि क्या मुद्दे हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चे स्कूल से बाहर चले गए हैं। शायद कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर, ट्रैफिकिंग और सेफ्टी जैसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से बच्चे लगातार स्कूलों से बाहर हो रहे हैं। सिर्फ एक ही सजेशन है सर, आपने भी बहुत गहराई से इस ड्राफ्ट को अध्ययन किया है। इस ड्राफ्ट में कोई विजन नहीं है उन बच्चों के लिए जो बच्चे बाहर हैं, जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए, उनको वापस कैसे ले आएँ स्कूल के अंदर, उसके बारे में कहीं कोई विजन नहीं है। तो इस पॉलिसी को हम कैसे मान लें, क्योंकि ये पॉलिसी पिछले 30 साल से अब आई है और अगले 10-15 साल तक या 20 साल तक चलने वाली है अगर ये पास हो जाती है। तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपने हमारे कंधों पर दी है, पर हम आपके कंधों पर भी उतनी ही रख रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कि इसका प्रोसेस क्या है, कि ये कैबिनेट से अप्रूवल होगा या पार्लियामेंट में इसका कोई चिंतन मंथन होगा, हमें नहीं मालूम कि किस तरीके से ये फाइनल आने वाला है। लेकिन अगर ये सारे बच्चों का विजन लेके नहीं आ रही है, सिर्फ SDG 4 की एक बहुत ही मायोपिक विजन है, सिर्फ SDG 4 की बात करती है, बाकी कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से उसका रिलेशन नहीं देखती है। जो बच्चे अर्बन स्लम्स में हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, जो बच्चे ट्रैफिकिंग, बेगर्स, स्ट्रीट पे दिल्ली की सड़कों पे अभी भी घूम रहे हैं, उनकी कैसी शिक्षा होगी उसके बारे में बात नहीं करती है। हम कैसे स्वीकार करेंगे इस पॉलिसी को? तो मुझे आपसे बस इतना ही गुजारिश है पूरे फोरम की तरफ से कि हमने इसके ऊपर ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स को भी अपने सजेशंस दिए, जहाँ जहाँ तक अपनी बात को पहुँचा सकते थे दिए हैं, लेकिन ये पॉलिसी कैसे पास होगी और उसके बाद अगर ये आधी अधूरी तरह से आती है, इसका कैसे विरोध करना है, उसमें आपका मदद चाहिए होगा। धन्यवाद मैम। मैं भाई अमृत जी से इतना कहना चाहता हूँ कि MPs की नीयत पे शंका न करिए, आपके साथ लड़ने मरने वाले बहुत से लोग हैं। मेहरबानी करके आप अपने जितने भी कंसर्न्स हैं उसको एक नोट बना करके पॉइंट वाइज लगभग सारे MPs को पास कर दीजिए और आप देखिएगा फिर TV के ऊपर लड़ाई कैसे होती है पार्लियामेंट में। थैंक यू वेरी मच सर। हमने आप बोलना चाहते हैं? एक सेकंड, वो बगल में खड़े हैं, 1 मिनट में बोलिए, बोल सकते हैं 1 मिनट में? चलिए। There are two things in very short. One of those things is that very conveniently the problem of child sexual abuse has been mentioned nowhere in the new national education policy. And we live in a country which is a very conservative society, which means that we don't teach our children what bad touch is, what good touch is, what consent is. And the fact that 60% of the Delhi cases about child sexual abuse come only from schools, we have to understand that we need to teach our children, and those 60% are ones that go reported. And there are several that don't even get reported in the first place. So we need to teach, there should be a provision in the new national education policy, which even forms a committee or an advisory body to look into the fact that these sexual abuses need to be curbed, which also happens to be a great reason for these people dropping out. And the second thing is, very ironically, when you're talking about right to education and when you're talking about educating our children, there is absolutely zero children present in this committee themselves. And you have to understand that you need to take in children when you're talking about them, because your perspective is coming from a top-down approach, and you need to take down a bottom-up approach instead of actually talking down to them and telling that, you know what, we know what's best for you and you don't know what's best for yourself. Thank you. मैं RT फोरम के कई कार्यक्रमों में पहले से भाग लेता रहा हूँ और AIPTF ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन में मीडिया सेल में भी हूँ। एक विषय हमने बहुत समय पहले भी उठाया था, फिर वह संसद तक गया, कि जिस प्रकार से हमारे देश में विभिन्न विभागों के लिए अखिल भारतीय सेवा स्तर है, उस प्रकार से शिक्षा के लिए भी एक अखिल भारतीय शिक्षा सेवा भी शुरू की जाए, इस बात को संसद में रखवाया जाए, ताकि हमारे जो अधिकारी आए वो शिक्षा को अच्छे से जानने वाले हों। एक उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा, हमारे जी सर, अभी हमारे एजुकेशन में जो पिछले 4-5 डायरेक्टर आए हैं, एक IPS थे, उन्हें यहाँ डायरेक्टर लगा दिया क्योंकि उनके खिलाफ कोई जांच चल रही थी, एजुकेशन में डायरेक्टर लगा दिया गया। IRS थे, इनकम टैक्स कमिश्नर, एजुकेशन में डायरेक्टर लगा दिया गया, सारा ध्यान कहीं और रहता था अपने की, यहाँ से पोस्टिंग हट के दूसरी जगह जाए। तो सफ़र एजुकेशन सिस्टम को करना पड़ता है, सफ़र हम आपको करना पड़ता है, इसलिए अखिल भारतीय स्तर पर एक ऐसी शिक्षा सेवा शुरू हो जिसके अधिकारी एजुकेशन को समझते हो, हमें समझते हो, बच्चों को समझते हो और आप सबको समझ करके उसके लिए लिटरली काम करते हो। यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू। हाँ,
एक सेकंड बहुत देर से हाँ, बहुत कम शब्दों में बोलूँगा। मैं झारखंड से हूँ और झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के विद्यालयों से मेरा इंटरेक्शन होते रहता है और उस एरिया में जो काम हो रहे हैं, जहाँ पे एक आश्चर्य की होती है कि कानून तो बनता है, लेकिन जब धरातल पर जाता है तो वहाँ कानून शिथिल हो जाता है। जहाँ आदिवासियों के बच्चे हैं, जहाँ दलित के बच्चे हैं, दलितों आदिवासियों के बच्चे जो स्पेशल स्कूल्स हैं बच्चों का, उनको महीनों महीनों पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता, उनको सर्विसेज नहीं मिलते हैं। और इस तरह से ये सारे बच्चे जब बड़े होते हैं और जब उग्रवाद की तरफ बढ़ते हैं तो फिर उनको पुलिस से इनकाउंटर कराया जाता है। हाँ, तो हाँ, यस, तो ये बहुत कम खर्चे में उसको पढ़ा सकते थे। ज़्यादा खर्च करके हम इनकाउंटर करा रहे हैं, लेकिन कम खर्च के उसको पढ़ा के रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। दूसरी बात एक मेरा कन्फ्यूज़न है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं कि जो सरकार जो पावर में आने वाली होती है वो ज़्यादा कमिट नहीं करती है। अभी झारखंड में 2 पॉलिटिकल, सभी को हमने अपना मैनिफेस्टो दिया, बनवाने की कोशिश की। अभी वो जो इनको पावर में आने की संभावना नहीं है, बोलते हैं आपकी सारी बातें हम ले लेंगे। आज जिनको पावर में आने की संभावना होती है, बनती है, वो बोलते हैं कि नहीं, ये सारा नहीं होगा, हम लोग तो वोट भी लेना है ना, हमको 2 पॉइंट ही लेंगे और सारे पॉइंट आपके नहीं लेंगे। अब जैसे आज जो बड़ी पार्टी की आई है मैनिफेस्टो, उसमें बोला गया है कि 70 हम स्पेशल स्कूल चलाएंगे। पहले से जो स्कूल हैं वो चल नहीं रहे हैं, फिर 70 नया चलाएंगे। तो ये जो शगुफा लोगों को भरमाने का और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का चलता है, ये इससे मेरा कन्फ्यूजन होता है कि क्या पॉलिटिक्स सच में ऐसा ही है कि जब हम जिम्मेवारी लेंगे तो हम काम नहीं करेंगे, और जब काम करने की स्थिति में नहीं होंगे तो हम ज़्यादा जिम्मेवारी लेने की बात करेंगे। ये मेरा कन्फ्यूजन है कि 10 साल से तो हम लोग फोरम की बातें पॉलिटिक्स से और मैनिफेस्टो से जोड़ के कर ही रहे हैं। थैंक यू। ठीक है, आप बात अपनी रखिए। एक अजय पांडे जी रखें, इसके आप बहुत देर से बोल। मेरा मूलभूत सवाल है, कई बार अमरीश भाई से चर्चा हो चुका है, हम क्यों ना जो सारे एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, हमें इक्वल एजुकेशन सिस्टम की क्यों ना डिमांड रखें, क्योंकि जब तक इक्वल एजुकेशन सिस्टम इस देश में लागू नहीं हुआ, कॉमन स्कूल एजुकेशन सिस्टम, तब तक इस देश से असमानता नहीं मिटेगी। और सारी जड़ असमानता की है, चाहे उग्रवाद हो, चाहे गुंडागर्दी हो, चाहे नशाखोरी हो बच्चों के अंदर। मेरा जो तो अच्छा आप सब इक्वल हो जाएगा जब इक्वल कॉमन। Honorable parliamentarians, representative of political parties, August gathering, not taking much time of yours. Firstly, sir, I would like to thank you for this enriching as well as entertaining and inclusive session, which gives me an opportunity to speak, which I believe is the essence of our democracy. Now, sir, coming to the topic, I believe that for school students, their school textbooks are their grand norms. These school students who are not even major yet, who are not even adult yet, their school textbooks are their grand norms. That means whatever the textbook say, they mean it to be true. Now, if these textbooks are written by the politicians, be they be academic, having an X ideology, this will raise the question to the sanctity of these school textbooks. Now, very, very briefly, substanting my point with 2 examples, in political science book of 12th class, there's a chapter, Cold War. In it is written that Russia made missile camps in Cuba near to America. However, they've ignored the very material fact that it was USA who first built the missile camps in Turkey near Russia. Second point, when we hear Revolt of 1857, the first thing that comes to our mind is Mangal Pandey. Whereas in 12th history book, nowhere it talks about Mangal Pandey, not even in the blue books. It talks about Tatya Tope, it talks about Rani Lakshmi Bai, it talks about Bahadur Shah Zafar, but nowhere it talks about Mangal Pandey ji. Now it raises a very important question that these politicians who are also writing the textbooks of these school students, now it is said that we live in a post-truth world. What is the truth? We do not know. These politicians are interpreting the fact according to their convenience. Now, if a fact suits their convenience, they will add in textbook. They will exclude it. So therefore,
it raises the question to the sanctity of this textbooks. That is very brief, sir. Okay, okay, thank you for making a new point. So देविका जी बहुत हमारे पुराने साथी हैं बच्चों के अधिकारों के लिए. I just want to say that with all these multiple issues that have risen, I want to repeat and raise the point made earlier. The dreams of children, the potential of children, their capacity, we are closing the door to because very few of us are interested in talking, not interested, have really put our minds to talking about how to bring them into the mainstream of the educational thought. I really beg for all the women who are working, who leave their children, who are neglected, where basic needs are neglected, where access to care is absent, that you are denying them their future while we talk about the future of our country. Thank you. तो अब बंद करते, गणेश जी आप कुछ कहना चाहते थे? अब बंद करते हैं. अब मैं जावेद साहब से कहूँगा कि आप जो अभी बातचीत आई है उस पर कुछ आपको प्रतिक्रिया करनी है. थैंक यू अमरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया. आपकी जो पॉइंट है वो मैंने लिखी थी, बोला नहीं, आपने बोल दिया, अच्छी बात है. क्योंकि जो आजकल सिलेबस में लिख रहे हैं वो तो माइथोलॉजी को हिस्ट्री बताते हैं और हिस्ट्री बदल देते हैं, कॉन्करर को डिफीटेड बना देते हैं. तो बहुत एजुकेशन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. और जैसा सर ने बताया कि जो आपके व्यूज़ हैं, मेहरबानी करके सभी माननीय सदस्यों को आप लोग भेजें, ताकि ऐसी बात नहीं है, जिसको भी चांस मिलेगा तो वो ज़रूर आपके पॉइंट्स को ज़रूर इस्तेमाल करेगा. तो आप ज़रूर भेजें और इसको हम लोग को गांव-गांव तक पहुंचाना होगा, तभी जो सरकार है उसके कान में घंटी बजेगी. वरना जैसा कि दानिश जी ने भी कहा और हमने भी चर्चा की कि बुलडोज हो जाता है. कोई भी बिल आता है, कब आएगा कब नहीं आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है. लोगों को मौका मिलता है, हाँ उसके अपने डायनेमिक्स है, बोलते हैं लेकिन करते वही हैं जो वो उनको करना चाहिए, करने का इरादा होता है. तो अमरीश जी थैंक यू अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया. हाँ मैं विक्टर से कहूँगा बहुत शॉर्ट में आभार व्यक्त करें. प्राइवेट स्कूल को आग लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा. Okay, good evening, friends. Now it's my duty to conclude the session with a vote of thanks. I thank Mr. Muchkund Dubey, who set the context for this evening roundtable with the parliamentarians. And also I thank Mr. Ravi Kumar, Mr. Ram Mohan Naidu, Mr. Bharat, and Mr. Rajiv Gowda, Mr. Ravi Prakash Verma, Mr. Mohammad Javed, and also Mr. Danish Ali, who participated in the roundtable and shared their views. And also, in the year 2006, there was a parliamentary forum on children. And okay, since I was going, actually that can be revived, and you also mentioned that, I mean, like-minded. Okay, sir. And so that can be an outcome. That can be an outcome of this today's roundtable. Also, there are, I mean, so many people worked for mobilizing the parliamentarians here, especially Mr. Ramana Murthy from Andhra Pradesh, and also Mitra Ranjan from the Secretariat, and Srijita also from the Secretariat, and of course Mr. Ambarish also accompanied us to meet various MPs, and I thank each and every one of you for making the interaction very lively. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you for short. Okay. Thanksgiving.